हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। सो स्टूडेंट्स, हम अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में भी। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में और ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास के बारे में। इसके अलावा हमने रोल ऑफ फिलोसफर देखा था। मिडिल क्लास में जो एजुकेटेड पर्सन्स थे उनके जो थिंकिंग थी उनको चेंज करने में। ठीक है, अब हम धीरे धीरे करके हमने जो फर्स्ट इंसिडेंट देखा था 14 जुलाई 1789 वाला, उसी के करीब पहुंचने वाले हैं हम। और हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इतना सब होने के बावजूद भी जो लुई 16 था उन्होंने क्या प्लान किया था, टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस को बढ़ाने के लिए, इम्पोज करने के लिए वो प्लान कर रहे थे। ठीक है, अब वहीं पर आ गए हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, उसी के आसपास हैं हम। वो 14 जुलाई का टाइम था, ये 5 मई 1789 का टाइम है। ठीक है, क्या होता है कि किसी भी टैक्स को इम्पोज करने के लिए, जब इम्पोज करने के लिए प्लान किया जाता था किसी किंग के द्वारा, तो वो मीटिंग बुलाता था। अब उस टाइम जो किंग था वहाँ का, फ्रांस का, वो कौन था? लुई 16। तो लुई 16 टाइम है हमारा 5 मई 1789। ये मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल, यानी ये कॉल करता है एस्टेट जनरल्स की मीटिंग को। अब एस्टेट आपको पता ही है, ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, यानी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन थे हमने पढ़ा था फ्रेंच सोसाइटी में, क्लर्जी, सेकंड में नोबिलिटी, और थर्ड में हमारे पीजेंट्स, वर्कर्स, मर्चेंट्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये स्टेट जनरल उन स्टेट्स का एक जनरल होता था। और जब कोई नया टैक्स या कोई नई पॉलिसी राजा के द्वारा इंट्रोड्यूस की जाती थी तो स्टेट जनरल की मीटिंग कराई जाती थी। ओके, तो यहाँ पर मोटिव क्या था इस मीटिंग का? प्लान टू इम्पोज टैक्स को इम्पोज करना था। किसने प्लान किया था? लुई 16 ने। जब ये प्लान करता है तो ये टैक्स को इम्प्रूव कब तक नहीं कर सकता? कैन नॉट इम्पोज विदाउट द मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल, यानी बिना एस्टेट जनरल की मीटिंग के बिना ये किसी भी टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकता था। ये प्लान कर रहा था इम्पोज करने की टैक्स को, और इसलिए इसने 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई एस्टेट जनरल की। क्यों बुलाई? बिकॉज विदाउट मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल ही कैन नॉट इम्पोज एनी टाइप ऑफ टैक्स। अच्छा, लास्ट मीटिंग कब हुई थी? ये तो 5 मई 1789 में मीटिंग इसने कॉल की, लेकिन इससे पहले वाली अगर मीटिंग की हम बात करें तो वो कब हुई थी स्टूडेंट? वो हुई थी 1614 में, यानी 1614 में। और अब टाइम कितना हो रहा है? 1789 का टाइम हो रहा है। इतने टाइम पहले मीटिंग कॉल की थी। ओके, अच्छा, प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस के लिए इसने ये मीटिंग कॉल की थी, इतना हमको पता चल गया। ठीक, अब इसमें कौन कौन लोग थे? एस्टेट जनरल तो थे, साथ में कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे एवरी स्टेट के? तो स्टूडेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, यानी सेकंड स्टेट से भी 300 मेंबर्स और फर्स्ट स्टेट से भी 300 मेंबर्स। इसके अलावा 600 रिप्रेजेंटेटिव फॉर थर्ड स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे? 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के मिलाकर 600 और थर्ड स्टेट के अकेले 600। और इसके अलावा जो और बचे, क्योंकि ये सारे लोग तो थे नहीं, 40,000 लेटर्स थे ऑफ पुअर पीजेंट्स के, यानी जो गरीब और बहुत ज़्यादा गरीब थे। 600 तो पीपल वो थे जो थोड़े वेल्दी थे, ठीक है, जो टैक्स को पे करते थे। और जो 40,000 लेटर्स थे, मतलब उनके द्वारा लिखे गए लेटर्स पुअर पीजेंट्स के द्वारा, वो वहाँ पर ले जाए गए थे। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि देखने में तो ये 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे और इनके 300 फर्स्ट स्टेट के थे और 300 सेकंड स्टेट के थे। जो वोटिंग थी वो 1 वोट 1 पर्सन नहीं थी। कैसी थी? 1 वोट 1 पर्सन नहीं थी, बल्कि 1 स्टेट इक्वल्स 1 वोट, यानी कि 1 वोट हमारा फर्स्ट स्टेट का और 1 वोट हमारा सेकंड स्टेट का, तो इनके वोट कितने हो गए? 2। और 600 रिप्रेजेंटेटिव्स तो थे थर्ड स्टेट के, लेकिन एक स्टेट ही तो एक ही था, थर्ड स्टेट, इसलिए इनका भी एक ही वोट था, यानी 1 वोट इक्वल टू 1 स्टेट का एक वोट। 1 मेंबर का एक वोट नहीं था, मेंबर 600 बस देखने के थे, यहाँ पर वोट नहीं था। इसलिए कोई भी जब न्यू टैक्स या कोई न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती थी तो मोस्टली ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग जो हैं वो एक ही चीज़ पर वोट डालते थे, यानी राजा के फेवर में वोट डालते थे, और वो इंट्रोड्यूस हो जाती थी। और इनका एक ही वोट था चूंकि, इसलिए इनके फेवर में कभी भी नहीं आती थी। तो वोटिंग
हैड टू बी कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि किस प्रिंसिपल पर वोटिंग होती थी कि हर स्टेट का एक वोट होगा, एक मेंबर का या एक पर्सन का एक वोट नहीं होगा। ठीक, अच्छा, रूसो हमने फिलोसफर पढ़ा था, जॉन जैक्यू रूसो। इन्होंने एक जीन जैक्यू रूसो, और जीन जैक रूसो ने जो किताब लिखी थी वो कौन सी लिखी थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने पीछे पढ़ा था। उस किताब में उन्होंने क्या आइडिया दिया था? उस किताब में उन्होंने डिमांड की थी फॉर इक्वल वोटिंग की, है ना? यही तो पढ़ा था हमने फिलोसफर्स, रोल ऑफ फिलोसफर्स वाले में, लास्ट वीडियो में। तो उन्होंने जो किताब लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो उन्होंने आइडिया दिया था वो डिमांड किस चीज़ की थी? इक्वल वोटिंग की। ठीक है ना? अब इक्वल वोटिंग की डिमांड उसी के बेस पर इन लोगों ने की। किसने की? ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे 600, कौन सी स्टेट के? थर्ड स्टेट के। ठीक है, लेकिन किंग ने इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। रूसो ने यह आइडिया दिया था अपनी बुक कौन सी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। क्या आइडिया दिया था? कि इक्वल वोटिंग और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का आइडिया दिया था। उसी आइडियोलॉजी को जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने वहां पर रखा। कहाँ पर रखा? जो मीटिंग कॉल की थी लुईस 16 ने। ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या रखा कि वन वोट वन स्टेट नहीं होना चाहिए, बल्कि वन वोट वन पर्सन होना चाहिए। ठीक है, इसलिए उन्होंने इक्वल वोटिंग की डिमांड की, लेकिन किंग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए वो लोग भी मीटिंग को रिजेक्ट करके या मीटिंग को छोड़कर, स्टेट जनरल्स की जो मीटिंग हो रही थी उसको छोड़कर कहाँ आ गए? टेनिस कोर्ट में आ गए। अब टेनिस कोर्ट में खेलने के लिए नहीं आए स्टूडेंट, बल्कि वहाँ पर जमा हो गए, और वहाँ पर आने के बाद उन्होंने ओथ ली, शपथ ली, कसम खाई कि हम तब तक यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे, तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया और ड्राफ्टिंग आ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नया एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब स्टूडेंट दो नाम हमारे सामने आएंगे, आपको बुक में भी मिलेंगे, एक मिराबियो और दूसरे अबेसियस। तो मिराबियो कौन थे, अबेसियस कौन थे, ये हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो ये मिराबियो हैं, ये आपके नोबेल फैमिली से थे, यानी कि नोबिलिटी वाला जो हमारा सेकंड स्टेट है उससे बिलोंग करते थे। और जो अबेसियस हैं ये क्लर्जी वाले फैमिली से थे, यानी क्लर्जी यानी फर्स्ट स्टेट जो थे उससे बिलोंग करते थे। लेकिन तब भी दोनों ने जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे 600 जो कहाँ पर आकर ओथ ले रहे थे? टेनिस कोर्ट में आकर ओथ ले रहे थे। उनको उनके साथ मतलब उनको हेल्प किया, उनको दया का भाव दिखाया, और जबकि नोबेल फैमिली से थे, ठीक है, और जबकि ये जो है अबेसियस ये क्लर्जी फैमिली से थे, तब भी इनको लगा कि हाँ यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर पूरी की पूरी पावर जो लुईस के हाथ में है या किंग के हाथ में है ये रॉन्ग है। इक्वल वोटिंग का राइट इन लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग करने में या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इन्होंने इन लोगों की हेल्प की, थर्ड स्टेट के पीपल्स की हेल्प की। ठीक है, तो इन दोनों का नाम। अब स्टूडेंट जिस टाइम पे ये आउटब्रेक हो रहा था रिवॉल्यूशन का, ये स्टेट जनरल की मीटिंग हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर ये लोग टेनिस कोर्ट में इन्होंने नेशनल असेंबली जो है वो फॉर्म कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। उस टाइम में थर्ड स्टेट के जो दूसरे पीपल्स थे उनके साथ क्या हो रहा था वहाँ पर, और सोसाइटी में क्या हो रहा था? व्हाट अबाउट सोसाइटी एंड व्हाट इज थर्ड स्टेट। ठीक है, तो अब वो हम आगे देख रहे हैं। तो स्टूडेंट while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution of France was turmoil। ठीक है, जब नेशनल असेंबली बिजी थी किसमें? वर्साइल जगह पर, वर्साइल में क्या करने के लिए? ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो जो फ्रांस था, फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो बहुत ज़्यादा कैसी थी? मतलब अनस्टेबल थी, स्टेबल नहीं था वहाँ पर कुछ भी, सब कुछ उथल पुथल मची हुई थी। ठीक, कोई कुछ सोच रहा था, कोई कुछ सोच रहा था। अब क्या क्या हो रहा है आगे वो हम देखेंगे। उथल पुथल क्या था स्टूडेंट, यानी अनस्टेबल क्या था? जो हमने पीछे अभी हमने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है हमने? सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाली कंडीशन चल रही थी। सब्सिस्टेंस क्राइसिस हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन किसी भी कंट्री में जब वहाँ की पीपल्स को, वहाँ की जनता को अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी प्रॉब्लम हो, यानी बेसिक नीड्स भी उनको प्रोवाइड ना हो सकें, यानी खाना उनकी बेसिक नीड है वो भी उनको प्रोवाइड ना हो, वही उसी को कहते हैं हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाली कंडीशन चल रही थी। इधर नेशनल असेंबली बनी और वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने में बिजी थी, तो इधर सोसाइटी में और थर्ड स्टेट के पीपल जो हैं वो कैसी कंडीशन से जूझ रहे थे? क्राइसिस वाली कंडीशन से जूझ रहे थे।
क्यों जूझ रहे थे? बिकॉज ऑफ हार्श विंटर, यानी कि क्लाइमेटिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हार्श विंटर जब पड़ रहा था वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से हार्वेस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा पुअर हुई थी, हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा कम पैदावार हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्राइसिस कंट्री, यानी कंट्री में क्राइसिस उत्पन्न हो गए थे, ठीक है, पूरी कंट्री क्राइसिस से जूझ रही थी, ठीक है स्टूडेंट, ये स्पेलिंग आप ठीक कर लेंगे। और इस क्राइसिस की ही उसमें क्या हुआ था, आउटब्रेक हो गया किसका, जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका, ठीक है। इन क्राइसिस को देखते हुए पुअर हार्वेस्टिंग थी, हार्श विंटर थे, लोग जो है वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं थे, बिकॉज उनके वेजेस वही थे, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन सारी सिचुएशन को देखते हुए किंग ने ऑर्डर कर दिया ट्रूप्स का, यानी किंग ने अपनी सेनाओं को ऑर्डर कर दिया कि आप जगह जगह जाएं, कहाँ पर, शहरों में, और आप जा कर के वहाँ की कंडीशन को संभालें, लोग जो हैं वो ज़्यादा उग्र ना हो जाएं, ज़्यादा परेशान ना हो जाएं। लेकिन इसका अपोजिट हुआ, क्या हुआ था, हम अब वही हमने जो फर्स्ट सीन देखा था, क्या 14 जुलाई 1789 वाला, क्या हुआ था पेरिस में लोगों ने जो फोर्ट था उस पर हमला कर दिया था। क्यों कर दिया था? ताकि वो वहाँ से हथियार ले सकें, जबकि वहाँ हथियार थे नहीं, बस उनका एक इमेजिनेशन था कि शायद यहाँ पर हथियार रखे हों, ठीक है। वहाँ कैदी थे जिनको उन्होंने फोर्ट तोड़ दिया तो आज़ाद करवा लिया था, ठीक। लेकिन वहाँ वो गए क्यों थे? क्योंकि इसी सेना को देखकर जो किंग ने ऑर्डर किया था ट्रूप्स को शहरों में भेजने का, ठीक है। तो अब आप वहीं पहुंच गए जहां हमने पहले स्टार्ट किया था, ठीक। एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल जो फोर्ट था, जो एक जेल थी, क्राउड ने उस पर हमला कर दिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम पहले वाले सीन पर अपने पहुंच चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या था, ये वाली कंडीशन जब पैदा हुई स्टूडेंट, तो पूरी कंट्री में जगह जगह, हाँ, जो हमारी जो किंग की आर्मी थी और जो पीपल्स थे उनमें आपस में लड़ाई हुई, ठीक है। होल कंट्री रिवॉल्ट के मूड में हो गई। लुइस 16 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल, तो इस वाली कंडीशन को जब लुइस 16 ने देखा तो लुइस 16 ने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर दिया नेशनल असेंबली को और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। पावर वर टेकन फ्रॉम क्लर्जी, टिथ वॉज एबोलिश्ड, ठीक है। तो जो पावर है वो क्लर्जी से ले ली गई। क्लर्जी कौन सा वाला ग्रुप था? फर्स्ट एस्टेट के पीपल, उनसे पावर थोड़ी ले ली गई और टिथ को जो है वो बैन कर दिया गया, ठीक है। तो इतने सारे क्राइसिस जब उत्पन्न हुए तो पूरा कंट्री क्या हुआ, रिवॉल्ट के मूड में आ गया, यानी कि जो रिवॉल्यूशन है उसके मूड में आ गया। और लुइस 16 को मानना पड़ा, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करना पड़ा और कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन वहाँ पर हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया कि पावर क्लर्जी जो ग्रुप था उससे ले ली गई और टिथ को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जो हमने 2 टाइप्स के क्या पढ़े थे, टैक्सेस पढ़े थे, एक टेल और टिथ। टेल जो डायरेक्टली स्टेट को दिया जाता था और टिथ जो था वो 1/10 हमारे चर्च को दिया जाता था, यानी फर्स्ट एस्टेट के पीपल को दिया जाता था थर्ड एस्टेट के पीपल्स के द्वारा, ठीक है। तो इसको बैन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब हमने देखना है कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, यानी अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना फ्रांस। क्यों बना? क्योंकि राजा भी है बट राजा की थोड़ी पावर्स को जो है वो डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह करके राजा अब काम करेगा, ठीक है। वो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।